हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मार्गदर्शक जागेश्वर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जागेश्वर द बीपीएससी मेकर में। आज हम लोग यूनियन बजट 2022 पर चर्चा करेंगे, जिसे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में 1 फरवरी 2022 को पेश किया। हम लोग यूनियन बजट 2022 का संपूर्ण विश्लेषण करने के साथ-साथ जो बजट है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज की परिचर्चा। बजट जो है बुगेट सबसे बना हुआ है और लेदर ब्रीफकेस की परंपरा शुरू हुई। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बुकेट से हुई, जिसका अर्थ है चमड़े की थैली। साल भर की वित्तीय योजना को चमड़े के ब्रीफकेस में लाने की परंपरा ब्रिटेन से शुरू हुई। इसलिए इसे बजट कहा जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर यशवंत सिन्हा ब्लैक ब्रीफकेस में बजट पेश करने पहुंचते थे। प्रणब मुखर्जी ने ट्रेंड बदला और रेड ब्राउन ब्रीफकेस के साथ बजट पेश करने लगे। ब्रीफकेस से पेपरलेस बजट तक की कहानी। 2018 तक वित्त मंत्री बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में लाते थे। 2019 में निर्मला सीतारमण एक फाइल में बजट दस्तावेज लेकर आई। इस फाइल पर राष्ट्र प्रतीक बना था। इसे बही खाता कहा गया। 2020 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट भाषण को पढ़ा था और पेपरलेस बजट की शुरुआत हुई। जो बजट है उसमें अब तक क्या-क्या सबसे बड़े बदलाव आए हैं, चलिए देखते हैं। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में छपता था, लेकिन 1956 से अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी बजट छपने लगा। 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन बजट पेश होता था, लेकिन 2017 में बजट पेश करने का दिन 1 फरवरी कर दिया गया। 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया और यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि रेल बजट को आम बजट में कब सम्मिलित किया गया। 1900 पहले तक आम बजट शाम 5 बजे पेश होता था। 1999 से यह सुबह 11 बजे पेश होने लगा। किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया? और सवाल यहाँ से आता है, या तो क्रम लगाने को देगा या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा बार बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया है। तो सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई ने 10 बार, उसके बाद पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 9 बार, यशवंत राव चौहान ने 7 बार, सी.डी. देशमुख ने 7 बार, यशवंत सिन्हा ने 7 बार, मनमोहन सिंह जी ने 6 बार और टी.टी. कृष्णचारी जी ने 6 बार बजट पेश किया है। पहली बार महिला वित्त मंत्री ने पेश किया है जो बजट, वो है इंदिरा गांधी ने। 1970 में इंदिरा गांधी ने पहली बार महिला वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। उस दौरान पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था। सबसे लंबा और सबसे छोटा बजट भाषण 2020 में निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का था। 1970 में एच.एम. पटेल ने 800 शब्दों का अंतरिम बजट पेश किया। यह सबसे छोटा बजट था। बजट टीम में शामिल जो एक्सपर्ट हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब निर्मला सीतारमण जी के जो बजट टीम है बनाने वाले, उसमें शामिल है। चलिए उनका नाम देखते हैं। डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन। डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं। सोमनाथन ने कोलकाता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इस बार सोमनाथन के जिम्मे बजट में खर्च को अंकुश में रखने की चुनौती थी। तरुण बजाज वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव हैं। ये हरियाणा कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय से पहले बजाज प्रधानमंत्री कार्यालय में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वित्त मंत्रालय में काम करने के दौरान उन्होंने देश के लिए कई राहत पैकेज पर भी काम किया है। देवाशीष पांडा
देवाशीष पांडा वित्त मंत्रालय के लिए वित्तीय सेवा विभाग में सचिव पद पर कार्यरत हैं। बजट में वित्तीय सेक्टर से जुड़े सभी ऐलान उनकी जिम्मेदारी में ही आते हैं। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इस पर वित्तीय सिस्टम की स्थिरता रखने के लिए आरबीआई के साथ मिलकर काम करने की भी जिम्मेदारी है। अजय सेठ ये आर्थिक मामलों के सचिव के पद पर तैनात हैं। ये निर्मला सीतारमण के सभी बजट भाषणों का मसौदा तैयार करते हैं। अजय सेठ ये सेठ कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनके पास इसके पास जो विभाग है वो है पूंजी बाजार, निवेश और बुनियादी ढांचे से संबंधित नीतियों का मुख्य विभाग है। तुहिनकांत पांडे बजट टीम में निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिनकांत पांडे का नाम भी शामिल है। वह ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें अक्टूबर 2019 में DIPAM का सचिव नियुक्त किया गया था। पांडे ने एयर इंडिया के विनिवेशन में अहम भूमिका निभाई है। अब हम लोग देखेंगे कि 2022 के बजट में क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। तो क्या क्या महंगा हुआ? स्टील स्क्रैप के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। मतलब कि अब जो स्टील हम लोग मंगाएंगे, आयात करेंगे, उस पर ड्यूटी बढ़ा दी गई, अब वो महंगा होगा। 350 से ज्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतें खत्म हो जाएंगे। अब देखेंगे कि क्या सस्ता हुआ है। कृषि उत्पाद, केमिकल, टेक्सटाइल और मेटल, इसके अलावा फोन चार्जर और मोबाइल कैमरा लेंस पर भी रियायतें दी गई है। फर्नीचर फिटिंग, पैकेजिंग, बॉक्स, लेदर, गारमेंट, फुटवेयर पर भी छूट दी गई है। अब आम नागरिक के नजरिए से देखिए तो क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। मोबाइल फोन चार्जर, स्मार्ट वॉच, रत्न, पत्थर और हीरे, स्टील के बर्तन, पेट्रोलियम केमिकल, मेथेनॉल, एसिटिक एसिड। महंगा क्या क्या हुआ है? इंपोर्टेड छाता, छाते के पार्ट, इमिटेशन ज्वेलरी, सोडियम साइनाइड, ये सभी महंगे हुए हैं। इनकम टैक्स जो हम लोग फाइल करते हैं, ITR की गड़बड़ी 2 साल के भीतर सुधार सकेंगे। टैक्स फ्री इनकम का दायरा नहीं बढ़ाया गया है और घोषित आय पर जो सेट ऑफ था वो खत्म कर दिया गया। जो इनकम टैक्स की स्लैब है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 लाख पर 20%, और दूसरा विकल्प है उसमें 10%, 7.5 से 10 लाख में 20%, और दूसरे विकल्प में 15%, 10 से 12.5 लाख पर 30% और 20%, 12.5 लाख से 15 लाख पर 30%, 25%, 15 लाख से अधिक पर 30% और 30%। 2011 से 2013 तक क्या क्या बदलाव हुए हैं उनको हम लोग एक नजर में देखेंगे। बजट 2011-12 और बजट 2012-13 दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग जब करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 2011-12 के बजट में यहाँ छूट की सीमा 1.60 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए कर दी गई। 80 साल और इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की तो 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री थी। अब 2012-13 में देखिए क्या होता है। इनकम टैक्स छूट की सीमा 1,80,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई। 2011-12 में जहां 1,80,000 था वहां 1,80,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। 20% टैक्स स्लैब की ऊपरी सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। 5 लाख से 10 लाख तक के आय पर 20% की छूट दी गई टैक्स है। 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स है। 2014 से अब तक जो बदलाव हुए वो हम लोग देखेंगे। बजट 2014-15, बजट 2019-20, ठीक है, बजट 2017-18, बजट 2020-21। क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं हम लोग देखेंगे। जो मुख्य मुख्य बदलाव हुए हैं, 60 साल से कम उम्र वाले करदाताओं के लिए इनकम टैक्स की जो छूट सीमा थी वो 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख
रुपए कर दी गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई 2014-15 के बजट में। वहीं 2017-18 के बजट में क्या किया, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आय पर आयकर दर में 10% से घटाकर 5% कर दी गई। बजट 2019-20 में 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स सेक्शन 87A में पूरी छूट दे दी गई। कब, 2019-20 के बजट में। 2020-21 के बजट में इस बार इनकम टैक्स रिजिम जोड़ा गया। इसके बाद से करदाता को टैक्स देने के लिए 2 विकल्प दिए गए। आजादी के बाद 1949-50 के बजट में तय हुई इनकम टैक्स की दरें। आजादी के बाद भारत में पहली बार 1949-50 के बजट में इनकम टैक्स की दरें तय की गई। इससे पहले 10,000 तक की सालाना आमदनी पर 4 पैसे अर्थात 1 आने टैक्स चुकाना पड़ता था। बाद में इसे घटाकर 10,000 रुपये तक की आमदनी पर 3 पैसे कर दिया गया। वहीं 10,000 से ज्यादा कमाने वालों को टैक्स के रूप में 1.9 आना देना पड़ता था। 1949-50 के बजट में इनकम टैक्स की दरें तय होने के बाद 1,500 रुपये तक की आय को टैक्स फ्री रखा गया। 1,501 से 5,000 रुपये तक की आय पर 4.69% इनकम टैक्स का प्रावधान किया गया। 5,001 से 10,000 रुपये तक की आय पर 10.94% टैक्स चुकाना होता था। पहला जो इनकम टैक्स कानून 162 साल पहले बना था। देश का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था और इसे भारतीय बजट का जनक भी कहा जाता है। जेम्स विल्सन को 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को अधिक नुकसान हुआ था। इसे भरने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इनकम टैक्स कानून बनाया था। तब 200 रुपये से ज्यादा की कमाई पर टैक्स लगता था। 200 से 500 रुपये तक की सालाना आय वालों पर 2% का टैक्स लगता था। 5,000 रुपये से ज्यादा कमाने वाले पर 4%। सेना, पुलिस अफसर को इससे छूट थी। 1922 में नया इनकम टैक्स कानून आया। इसके बाद ही भारत में आयकर विभाग बना। अभी देश में 1961 का आयकर कानून लागू है। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। अब जो बजट 2022 है, इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र पर क्या कहा गया है उसको हम लोग देखेंगे। कोरोना में मेंटल हेल्थ पर असर पर फोकस किया गया है। ठीक है, टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से इसमें मदद मिलेगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, ये क्या है? ये जो है, जो नागरिक है उसको एडवांस हेल्थ स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा, जिससे उनका सशक्तिकरण होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत क्या क्या चीज है? डिजिटल रजिस्टर होगा, हेल्थ प्रोवाइडर या हेल्थ फैसिलिटीज का यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी होगा, कंसेंट फ्रेमवर्क होगा और यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज होगा। यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसका जो है यूनिवर्सल एक्सेस होगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, चूंकि कोरोना काल में जो है मानसिक रूप से लोग परेशान थे, इसीलिए इस बजट में नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत ट्रांसफॉर्मिंग एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर नेशन वाइड, जो मेंटल जो स्वास्थ्य है, जो मानसिक जो रूप से जो परेशान है या उसके लिए क्या किया गया है कि राष्ट्रीय नेशन वाइड एक सुविधा प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर जो है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसका नेटवर्क। उसके बाद है प्रोवाइड द काउंसलिंग एंड केयर यूजिंग द स्टैंडर्ड एविडेंस बेस्ड
opportunities, tools, enhance access to quality standards and free 24/7 mental health service to people। यानी 24 घंटे सातों दिन जो मानसिक स्वास्थ्य सर्विस है वो प्रदान किया जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है, और क्या क्या चीज है, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर नेशन वाइड, जो हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पर। एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, 4 और 2, उसके अंतर्गत नेशनल टेली हेल्थ मेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, ये जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके अंतर्गत ये नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लाया जाएगा। चलिए, जो हम छात्रगण हैं उनके लिए रोजगार के बारे में क्या बात की गई है इसके अंतर्गत। बजट 2022 में 14 क्षेत्रों से शुरू हुई पीएलआई स्कीम बढ़ेगी। 60 लाख नई नौकरियां देने की कोशिश होगी। अगले 10 साल में 30 लाख नई नौकरियां मिलेंगी। डिफेंस के क्षेत्र में क्या है, 5.2 लाख करोड़ का बजट पिछली बार पेश किया, इस बार बजट क्या पेश किया गया 5.2 लाख करोड़ का, जबकि पिछली बार जो था 4.78 लाख करोड़ का था। इसके अलावा वोकल फॉर लोकल के तहत 68% खरीदारी, पहले ये 58% था, अब 68% की खरीदारी लोकल फॉर वोकल के लिए के तहत की जाएगी। आयात की जगह रक्षा उपकरण देश में ही बनाए जाएंगे। पिछले 10 सालों का डिफेंस बजट का लेखा जोखा निम्नवत है। जैसा हम लोग ने 2021-22 में 4.78 करोड़ रुपए का बजट था, लाख करोड़ रुपए का। 2022-23 में यह बढ़कर 5.25 लाख करोड़ रुपए हो गया। तीनों सेनाओं को क्या क्या मिला 2022-23 के बजट में देखेंगे। आर्मी को 32,015 का, एयरफोर्स को 55,586 का और नेवी को 47,590 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। डिफेंस पर जो है, डिफेंस बजट पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले टॉप 10 देश कौन कौन से हैं। सबसे जो अपने बजट पर खर्च करता है बजट का, वो है अमेरिका, उसके बाद है चीन, उसके बाद है भारत और उसके बाद है रूस। ये तीनों का क्रम, चारों का क्रम याद होना चाहिए, जो कि एग्जाम में की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस बजट में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्रिप्टो करेंसी पर भी बात कही है। इसमें कहा गया है कि क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। आरबीआई 2023 में डिजिटल करेंसी लाएगी। इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखेंगे कि डिजिटल करेंसी से क्या क्या फायदा होगा। पहला, कैशलेस इकोनॉमी बढ़ावा मिलेगा। कैश पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, सेटलमेंट तेज होगा। डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन जल्दी पूरे होंगे। कॉस्ट इफेक्टिव करेंसी, नोट छापने और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बचेगा। भ्रष्टाचार का जो है ट्रैकिंग हो सकेगा, जिससे उसे छिपाया नहीं जा सकेगा। टेरर फंडिंग पर रोक लगेगी। क्रिप्टो करेंसी पर लगाम लगेगी तो टेरर फंडिंग रोकने में मदद मिलेगी। डिजिटल पेमेंट में इन आंकड़ों पर अगर हम देखें तो भारत में जो 40% ई कॉमर्स पेमेंट डिजिटल वॉलेट्स से हुए हैं। ठीक है, स्वीडन में 50% रिटेलर्स 2025 तक कैशलेस पेमेंट लेना बंद कर देंगे। कैश लेना बंद कर देंगे, यानी कि स्वीडन में 50% रिटेलर्स ने कहा है कि 2025 तक वे कैश में पेमेंट नहीं लेंगे, अर्थात वे लोग डिजिटल पेमेंट लेंगे। यूके में 9% रह जाएगी पेमेंट में 2028 तक बैंक नोट्स की हिस्सेदारी। जापान 28.6% पेमेंट कैशलेस होता है जापान में। दक्षिण कोरिया में वहीं 96% पेमेंट कैशलेस हो रहा है।
डिजिटल करेंसी में चीन से 6 साल पिछड़ गया भारत। ये रिपोर्ट है 2022 में जो भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी की, केंद्र बजट में घोषणा भी की गई है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जीएसटी और जीडीपी। इस बजट में कहा गया है कि हमारी जो इकोनॉमी है आगामी यानी कि इस साल 9.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीन पर फोकस रहेगा। जीएसटी कलेक्शन पहले से 1,40,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो एस्टिमेटेड है इस बार 9.2%। ठीक है, जो कि इसके अलावा इस बजट में कहा गया है 22-23 के बजट में कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2022-23 में 80 लाख जो आवास है उसको बनाया जाएगा और जो उसके बेनिफिशरीज उसको दिया जाएगा। एजुकेशन में 1 क्लास 1 टीवी चैनल के 12 से बढ़ाकर 200 चैनल करने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। व्यवसाय शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। 2 लाख आंगनवाड़ियों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। इस बार रिकॉर्ड है कि जो एजुकेशन के क्षेत्र में है 1.04 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 11.8% ज्यादा है। इस चीज को ध्यान रखा, जबकि 2021-22 के बजट में कितना था 93.22 93,224.31 करोड़ रुपये था, जो कि इस बार बढ़ के 11.8% वृद्धि हुई है और 1.04 लाख करोड़ हो गया है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन, जो गुणवत्तापरक शिक्षा है उसका यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा, इस बजट के अंतर्गत बात कही गई है। ठीक है, वही है 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम्स टू बी एक्सपेंडेड टू द 200 टीवी चैनल्स। ठीक है, वही बात को इसमें कहा गया है। स्किल युवा शक्ति ऑफ न्यू इंडिया, इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो स्टार्टअप है उसको जो है ड्रोन शक्ति के लिए ये प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद है डिजिटल इकोसिस्टम स्किल एंड लाइवलीहुड, इसको नाम दिया गया है देश स्टैक। ये पोर्टल विल बी लॉन्च टू द प्रमोट द ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन जो ट्रेनिंग देने के लिए है उसके लिए डिजिटल इकोसिस्टम को और बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे के लिए इस बजट में क्या क्या बताया गया है। गति शक्ति स्कीम के तहत 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनेंगे। 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी। 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क कवच तकनीक में कवर होगा। इस बार 2022-23 के रेल बजट में कुछ नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जैसे हरियाणा में पलकल और न्यू पृथल के बीच 97.98 करोड़ की लागत से अम्ब्रेला कार्य के अंतर्गत कनेक्टिविटी का निर्माण होगा। मध्य प्रदेश में नीमच और रतलाम के बीच 1095.88 करोड़ की लागत से दोहरीकरण का होगा। गुजरात और राजकोट और कनालूस के बीच 1080.58 करोड़ की लागत से दोहरीकरण होगा। राजस्थान में आरडीएसओ चरण द्वितीय के लिए 466.42 करोड़ की लागत से अम्ब्रेला कार्य के अंतर्गत समर्पित परीक्षण ट्रैक बिछाएगा। झारखंड में अग्नि से क्षतिग्रस्त धनबाद चंद्रपुरा लाइन को डायवर्ट कर भोजपुरी और तोलगोरिया के बीच 142.06 करोड़ की लागत से दोहरीकरण किया जाएगा। गति शक्ति इनहैंसिंग द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजन फॉर ग्रोथ, वही बात है कि 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाए जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क, पोस्टल और रेलवे नेटवर्क का जो है एकीकरण किया जाएगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा।
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि लोकल बिजनेस और जो सप्लाई चेन है वो मजबूत हो। 200 किलोमीटर का जो रेल नेटवर्क है, वो जो है कवच जो तकनीक है उसके अंतर्गत विकसित किया जाएगा 2022-23 तक। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बिटवीन द मास अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, जैसे कि मल्टी मोडल कनेक्ट किए हुआ रोड, रेल, रोड्स जो है, उसके बाद जो वाटर जलमार्ग है उसका कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हुआ। गति शक्ति, एग्यूमिनेटिंग एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पाथवे टू ग्रोथ, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान एज ए सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल रोड। तो इसके अंतर्गत ये है कि नेशनल रोपवे डेवलपमेंट किया जाएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ द मास्टर प्लान फॉर द एक्सप्रेसवे के लिए मास्टर प्लान का बनाया जाएगा। कंप्लीटिंग 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे इन 2022-23 तक 25,000 जो है नेशनल हाईवे को कंप्लीट किया जाएगा। अब है पर्वतमाला। हम लोगों ने इससे पहले जाना था भारतमाला, सागरमाला, अब ये नया टेक्नोलॉजी है पर्वतमाला। फॉर कन्वेंशनल रोड इन हिल एरिया टू बी टेकन इन पीपीपी मोड, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंतर्गत पर्वतमाला जो हिली एरिया है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, वहां पर ये चलाया जाएगा। फॉर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग ए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च। मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग के लिए एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा, इस बजट में कहा गया है। किसानों के लिए इस बजट में है कि डिजिटल सर्विस, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसपी के 2.37 लाख करोड़ किसानों के खाते में भेजा जाएगा। 1,000 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का अनुमान है। बजट 2021 में किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं जो निम्नवत हैं। बजट 2021 में किसानों के लिए जो ऐलान है वो है कृषि लोन के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 22 फल सब्जियों के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पर 50% का सब्सिडी दिया गया है। देश के 5 बड़े शहरों में फिशिंग हार्बर बनाने का ऐलान किया गया है। 40,000 करोड़ का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की बात कही गई है। कृषि उत्पादों पर आयात टैक्स की बढ़ोतरी की गई है। व्हाट्स इन इट फॉर मी, किसानों के लिए इसमें क्या क्या है, वही 68,000 करोड़ रुपए पीएम किसान के अंतर्गत आवंटित है 2022-23 के अंतर्गत। डिजिटल और हाईटेक जो सर्विस है वो फार्मर को पीपीपी मोड के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत प्रदान किया जाएगा। किसान ड्रोन का उपयोग किया जाएगा सहायता के लिए। और एग्रीकल्चर जो स्टार्टअप के लिए है फंड का जो है सीधा प्रदान किया जाएगा। सरचार्ज में कमी होगी। जो कॉर्पोरेशन सोसाइटीज हैं 7% किया जाएगा, पहले 12% था, ठीक है। जिनका आय 1 से 10 करोड़ के बीच है, उसके सरचार्ज में 12% से घटा करके 7% किया जाएगा, कर दिया गया है। किसान ड्रोन्स का जो यूज है उसको प्रमोट किया जाएगा, किसके लिए, जो फसल है उसकी देखभाल और लैंड ओनरशिप के लिए। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी तक के लिए।
promoting value addition and sustainability in the farming. जो किसान के उत्पाद हैं उसके उत्पाद में वैल्यू एडिशन और कैसे लाया जाए इसकी बात भी इस बजट में कही गई है। जैविक कृषि की बात कही गई है जो गंगा रिवर के साइड है। प्रमोटिंग द केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्टिंग विथ फार्मर्स लैंड क्लोज टू द रिवर गंगा। फसलों में वैल्यू एडिशन के लिए फूड प्रोसेसिंग की बात भी इसमें कही गई है। उसका केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का जो है इम्प्लीमेंटेशन की इसमें बात कही गई है, जिससे कि 1 लाख हेक्टेयर जो फार्म लैंड है उसको प्रॉफिट होगा। शिफ्ट एग्रीकल्चर पर जो ड्यूटी है उसको कम करने की बात कही गई है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बेनिफिट है उस पर जो सरचार्ज है उसको कम करने की भी बात कही गई है। आम आदमी के लिए इस बजट में क्या-क्या है? गरीबों के लिए 48,000 करोड़ से 80 लाख घर बनेंगे। शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग एटीएम सुविधा का प्रावधान किया गया है। एमएसएमई उद्योग के लिए 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए, उद्योगों को 5.54 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी जिसमें सरकार मदद करेगी। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। The assist hospitality service by the small and medium sector ECGL स्कीम एक्सटेंडेड टू मार्च 2023 तक के लिए ECGL स्कीम को बढ़ा दिया गया है विथ एन एडिशनल कवर ऑफ 50,000 करोड़ रुपया। ठीक है, टेबल के बारे में क्या कहा गया है? 2022-23 में ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। यह RFID और बायोमेट्रिक्स पर काम करेगा। ऐसे पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप लगेगी। महिलाओं के लिए क्या खास है इस बजट में? पॉलिश किए गए हीरे सस्ते किए गए हैं। रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 चलाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर लगाया जाएगा। नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाए जाएंगे। हाईवे के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएज के लिए कस्टम नियम आसान किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, प्रारंभ में जो 15,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है 8 प्रोजेक्ट में। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह पीएम गति शक्ति योजना के तहत सोशल डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट बेस्ड जो ये है उस पर जरूरत है, उस पर खर्च किया जाएगा। विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जो कि इम्प्लीमेंट होगा किसके थ्रू? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के थ्रू। उत्तर पूर्वी जो काउंसिल है उसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। यह जो है एक अलग स्कीम है, इसमें यह कोई सेंट्रल और स्टेट का जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि यह सेपरेट एक स्कीम है, पीएम डिवाइन। ठीक है, पीएम डिवाइन हुआ क्या? प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसके अंतर्गत इस बजट में बताया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, border village with the sparse population, limited connectivity and infrastructure to be covered under the vibrant village program। तो सवाल ये उठेगा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसके लिए लाया गया है? बॉर्डर विलेज
विद द स्पार्स पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी जिसका कि कनेक्टिविटी लिमिटेड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका कि अवसंरचना जिसका कमजोर है, उसके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। इसके लिए एडिशनल फंडिंग किया जाएगा। इसके लिए क्या, जैसे कि अवसंरचना के विकास के लिए जैसे हाउसिंग हो गया, टूरिस्ट सेंटर हो गया, रोड हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, डायरेक्ट टू होम एक्सेस हो गया, सबके लिए इसमें फंडिंग और निवेश किया जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 44,605 करोड़ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है, 44,605 करोड़ की लागत से केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इससे 9.08 लाख हेक्टेयर जो कृषि भूमि है वह लाभान्वित होगी और 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा और 130 मेगावाट पावर सोलर और हाइड्रो से जनरेट होगा। इसके अलावा 5 मोर ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। दामन गंगा पिंजल, पार ताप्ती नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी जो लिंक है उसको भी इसके अंतर्गत कार्यान्वित किया जाएगा। बैंकिंग के अंतर्गत राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। 2020-21 में कुल खर्च 37.7 लाख करोड़ रुपए होगा। इस इनकम से राज्यों की इकोनॉमी मजबूत बनेगी। With the aim to take the digital banking to every citizen, यानी कि सभी नागरिकों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाए गए हैं, 75 जिलों में बनाए जाएंगे। ठीक है, 5G सर्विस के बारे में भी कुछ बातें कही गई है। 2022 में ही देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इसी साल मोबाइल की 5G तकनीक भी लॉन्च होगी 2022 में। ज्यादातर गांव फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे। बजट 2022 में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए दूरसंचार क्षेत्र को टॉप अप देता है। सरकार ने अपने वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में 5G सेवाओं के सेल आउट, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार और उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने का वादा किया था। सरकार द्वारा संचालित BSNL को 4G स्पेक्ट्रम प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनर्गठन संबंधी खर्चों के लिए सालाना आधार पर 3 गुना बढ़ाकर 44,720 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस नकदी के अलावा BSNL को GST और VRS से संबंधित भुगतानों के लिए 6,850 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वास्तव में BSNL को दूरसंचार विभाग के 84,586 करोड़ रुपए के आवंटन में से आधे से अधिक प्राप्त हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 19,500 करोड़ PLI मार्क किए गए हैं। ठीक है, हाई इफिशिएंसी मॉड्यूल फॉर पॉलीसिलिकॉन के लिए। ठीक है, क्लीन एनर्जी क्या है? ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन की जगह बैटरी अदला बदली नीति, ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देने वाले नॉन ब्लेंडेड फ्यूल पर सरचार्ज, सोलर एनर्जी के जरिए आंगनवाड़ियों में बेहतर संसाधन जुटाना। बिल्डिंग ए ग्रीन फ्यूचर की बात भी इसमें कही गई है। कमिटमेंट टू PM मोदी लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, यानी कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनका जो कमिटमेंट है कि लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, उस पर फोकस किया गया है। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का जो है हायर इफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स के लिए इसमें इन्वेस्ट का बात कहा गया है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने पढ़ी है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एज एन अल्टरनेटिव टू सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशन इन अर्बन एरियाज।
ग्रीन वांट टू मोबिलाइज द रिसोर्स फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद केमिकल फ्री जो फार्मिंग है उसको बढ़ावा देना, जैविक जो कृषि है उसको बढ़ावा देने का बात इसमें कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए इसमें क्या क्या बात है, ऑडियो वीडियो गेमिंग को विकसित करने हेतु समिति बनेगी। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने हेतु विशेष रियायतों प्रावधान किया जाएगा। डीप ओशन मिशन के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये डीप ओशन मिशन जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। कोऑपरेटिव के अंतर्गत क्या है, सहकारिता के अंतर्गत कोऑपरेटिव टैक्स घटाकर 18 से 15% किया गया है। इस पर सरचार्ज में भी कमी की गई है, जो कि 12% था, घटाकर 7% इसमें कर दिया गया है। राजकोषीय घाटा 6.9% होने का अनुमान इस बार है, जबकि पिछले साल यह 6.8% था। अर्थव्यवस्था में 9.2% की दर से वृद्धि होगी, यह अब तक सबसे ज्यादा है। होम लोन 5 लाख तक की जो होम लोन है उस पर टैक्स से छूट मिलेगा। देश में होम लोन लेने वालों की संख्या कितनी है, CRIF क्रेडिट स्पेस के अनुसार देश में 2020 में 2 करोड़ लोग उन्हें होम लोन लिया, जो कि 2019 में 2.1 करोड़ थे, ठीक है। इसमें 35 लाख रुपए तक का लोन लेने वाले 85% लोग थे। तो दोस्तों हम लोगों ने बजट 2022 का संपूर्ण विश्लेषण किया और बजट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी हम लोगों ने देखा। अब अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण पर, जो कि बजट के पूर्व संध्या पर ही लॉन्च हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।